नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है राइव विद डिसेबिलिटी चैनल पर। और जैसा कि आपने देखा है, हम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नई वीडियो लेके आते हैं और हम आपको मोटिवेट करते हैं राइड करने के लिए। मेरे जैसे जितने भी दिव्यांग भाई हैं, जितने भी डिसेबल्ड हैं, जितने भी हैंडीकैप हैं और जो सामान्य लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हाथ पैर होते हुए भी जो अपने आप को जो है वीक समझते हैं, उनके लिए आज एक मैं बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। जब मैंने राइड शुरू की थी आज से तकरीबन 4 साल पहले, जब मैं छोटी छोटी राइड पे जाता था, ब्रेकफास्ट राइड पे जाता था, तब मुझे बहुत से राइडर ऐसे मिलते थे जो मुझे ये कहते थे कि हमारा सपना है कश्मीर से कन्याकुमारी राइड करना। उनमें से कुछ एक लोग ऐसे हैं जो ये सपना पूरा कर पाए हैं और उनमें से आपका भाई अमित जांगड़ा भी एक है जो कश्मीर से कन्याकुमारी जाने का सपना देखा और उसको मुकम्मल करने में जो मुझे कामयाबी मिली है उसको मैं आज आप लोगों के बीच साझा करूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से जो राइडर हैं उनका सपना होता है कश्मीर से कन्याकुमारी जाना, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। उनकी जो डिटर्मिनेशन है राइड को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के, कहीं ना कहीं वो लोग नहीं पूरी कर पाते हैं, या हम यूं कहें कि जो लोग कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहते हैं उनको वो रास्ता नहीं मिल पाता जिसकी बदौलत वो ये सफर कर पाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब दूंगा कि कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं। जिन लोगों का सपना है कैसे वो अपने सपने, जब भी हम कोई बड़ी राइड शुरू करते हैं उससे पहले हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बस सिर्फ इतना है कि जब तक आप ये वीडियो पूरी नहीं देखोगे आपको सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, कंडीशन यही है कि आपको अपने सवालों के जवाब लेने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना है जो लोग कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते, वो नहीं ढूंढ पाते वो रास्ता जिससे वो कश्मीर से कन्याकुमारी जाए। तो दोस्तों, अब मैं बात शुरू करता हूं अपनी कि कैसे हम कश्मीर से कन्याकुमारी का प्लान करें, और अगर हम प्लान करते हैं तो हमें उसके बीच क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, उनका हमने सॉल्यूशन कैसे करना है, रोड मैप कैसे बनाना है, कैसे हमने डिस्टेंस कवर करना है, इन सब सवालों के जवाब आप आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, और बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और वीडियो के लास्ट में आप मुझे यह भी बताना कि अगली वीडियो आप कैसी देखना चाहते हो और मैं कितना और इंप्रूवमेंट करूं, मुझे क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो है कि कश्मीर से कन्याकुमारी का सपना जो हम देखते हैं उसको हम कैसे पूरा करें। अब पहली चीज है दोस्तों, हमने कश्मीर से कन्याकुमारी एक साइड से करना है या दोनों साइड से करना है। मतलब आपने कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है या फिर आपने कश्मीर से पहले आपने कश्मीर जाना है, फिर कन्याकुमारी जाना है, और फिर जिस लोकेशन में आप रहते हो मेरी जो राइड थी दोस्तों, मेरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की राइड थी जिसमें मैंने अप डाउन किया था। मैंने लगभग 9000 किलोमीटर का राउंड फिगर करे तो 9000 किलोमीटर का सफर कुमारी अप डाउन था। मैंने दो डिस्टेंस है वो राउंड फिगर में 4000 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाता है, और मेरे साथ भी वही हुआ था। मुझे बहुत से उन शहरों में जाना था जहां मेरे जानने वाले लोग थे, तो मुझे बहुत से उन शहरों में जाना था जहां मेरे जानने वाले बहुत से लोग थे, उनसे मिलना था, जिसकी वजह से मेरा जो सफर है ये 8000 या 7500 किलोमीटर ना होकर के मेरा सफर 9000 किलोमीटर के आसपास का हुआ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले राइड पे जाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी हेल्थ। अगर आप हेल्थ से प्रिपेयर हो, और हेल्थ से पहले बात आती है आपके दिमाग की, आप मेंटली प्रिपेयर हो। दोस्तों, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। आप जितने दिमाग से मजबूत हो उतना ही आपका सफर आसान है और आप उसको जल्दी कवर कर लोगे। तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। आपके अंदर वो सारी नेगेटिविटी जो आपके सफर को लेकर के है उनको आपको अपने दिमाग से निकालना होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं राइड पे जाने से पहले ही कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है,
हमारी गाड़ी खराब हो सकती है, या हमें कोई लूट सकता है, हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है। इन सब चीजों को आपको दिमाग से निकालना होगा। अगर आपने राइड करनी है तो आपको सिर्फ राइड के बारे में ही सोचना होगा। कोई भी नेगेटिव जो बात है आपके जो दिमाग में बार बार आ रही है, या वो लोग जो आपको राइड के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी सफर के लिए जो आपको नेगेटिव करते हैं, आपको उनसे थोड़ा बचना होगा। उनकी बातों को आपने सुनना जरूर है, लेकिन उसको आप अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसको आप पॉजिटिविटी में कैसे बदलते हो, ये आपका काम है। तो दोस्तों सबसे पहला काम हो गया आपको मेंटली प्रिपेयर होना। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ भी आपके साथ है। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपने 1 महीने के, 15 दिन के, 20 दिन के सफर पे जाना है, तो जाहिर तौर पे आपका जो शरीर है वो भी फिर आपका साथ देगा। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए या कोई भी बड़ी राइड पे जाने के लिए। उसके बाद दूसरी बात आती है दोस्तों आपके सेफ्टी की। अगर आपके पास प्रॉपर सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका ये वीक पॉइंट बनता है, और आपको उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेना है, अच्छी क्वालिटी की जैकेट लेनी है, अच्छी क्वालिटी के आपको ग्लव्स लेने हैं। अब आप कहोगे कि गर्मी में जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट से क्या होगा? तो दोस्तों क्या होता है, जब हम राइड करते हैं, जब हम सफर पे होते हैं, जो अलग अलग एरिया की हमें जब हवा लगती है हमारे शरीर को, वो हमारे शरीर को नुकसान देती है, और उसको बचाने के लिए हमें अपने शरीर को बचाने के लिए पूरे तरीके से कवर करना पड़ता है। क्योंकि राइड के दौरान कहीं पे आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, कहीं पे आपको हवा ज्यादा लगेगी, कहीं पहाड़ आएंगे, कहीं प्लेन एरिया आएगा, तो हर रीजन की हवा एक अलग होगी। उससे अपने आप को बचाने के लिए आपको प्रॉपर अपने आप को कवर करना है, ताकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट आपके ऊपर कम से कम पड़े। तो दोस्तों 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात आती है आपकी गाड़ी की। आपकी गाड़ी या तो नई हो या नई की कंडीशन में हो। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, 10 साल पुरानी भी गाड़ी है, और आपने उसका प्रॉपर काम करवाया हुआ है, आपको गाड़ी से लगाव है, आप गाड़ी का रखरखाव अच्छा कर रहे हैं, तो दोस्तों 10 साल पुरानी गाड़ी लेकर के भी आप कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकते हो। ये हो गई दोस्तों तीसरी बात। उसके बाद फिर आती है चौथी बात, वो होती है रोड मैप की। रोड मैप के लिए दोस्तों 2 चीजें होती है। राइड 2 तरीके से प्लान की जाती है। एक तो होती है अनप्लान राइड, कि आपका कोई प्लान नहीं है, आपका सिर्फ एक टारगेट है कि आपने कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है और वापस आना है। एक तो होती है अनप्लान, दूसरी होती है प्लान राइड। अगर आपने अनप्लान राइड करनी है तो दोस्तों सिर्फ आपको 3 चीजों की जरूरत है: मेंटली प्रिपेयर होना, सेफ्टी होना, और तीसरा आपकी गाड़ी होना। आप निकल जाओ और रास्ता खुद बनाओ, और कश्मीर से कन्याकुमारी का जो आपका सपना है उसको पूरा करके आओ। दूसरी राइड होती है दोस्तों प्लान राइड। प्लान राइड बनाने के लिए आपको प्रॉपर सीटिंग करनी पड़ती है, किसी एक्सपर्ट के पास बैठ करके या किसी ऐसे अनुभवी के पास बैठ करके जो पहले से कश्मीर से कन्याकुमारी जा चुका है। आप उसके साथ बैठ करके डिस्कस करके अपना रूट प्लान बनाओ। जैसा कि मैंने रूट प्लान बनाया था अपना, मेरा लगभग 9000 किलोमीटर का सफर राउंड फिगर करके जो होना था, उसके लिए मैंने अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाया था। एक दिन का सफर था, वो तकरीबन 500 किलोमीटर का था। उसके बाद दूसरे दिन का सफर मैंने 300 किलोमीटर किया, चौथे दिन का सफर मैंने 400 किलोमीटर किया, 5वें दिन का सफर मैंने फिर 400 किलोमीटर किया, 6ठे दिन का सफर फिर मैंने 350 किलोमीटर किया, और 7वें दिन का सफर फिर मैंने 400 किलोमीटर किया, और फिर 8वें दिन दोस्तों मैंने रेस्ट किया। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर लंबी राइड पे चलना जा रहे हो, लंबी राइड के घोड़े हो, लंबी रेस के अगर आप घोड़े हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट देके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, मैंने 28 दिन में 3 दिन का पूरा रेस्ट लिया था, यानी कि हर 7 दिन बाद में 1 दिन ऐसा दे रहा था जिसमें पूरा शरीर को पूरा रेस्ट देना था, ताकि मैं अगले सफर के लिए अपने आप को पहले दिन जैसा तरोताजा कर सकूं। तो दोस्तों आपको अपना अनुभव शेयर करता हूं, आपको अपने अनुभव के बारे में बताता हूं, कैसे मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी राइड प्लान की और फिर कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट किया।
दोस्तों 2017 में मुझे ऑफर मिला था भारत की राइड करने का। वन इंडिया वन राइड करके एक राइड थी करनाल से। निफा एक संस्था है जिसके चेयरमैन श्री प्रीतपाल सिंह पन्नू जी का स्पेशली मुझे फोन आया था कि मैं पूरे भारत की राइड पे उनके साथ चलूं। किसी वजह से मैं नहीं जा पाया था, लेकिन जो एक कसक थी कि मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, मुझे भारत को देखना है, जो एक वो कसक थी वो मेरे मन में कहीं ना कहीं थी। तो जैसे ही फिर मुझे मौका मिला, मैंने प्रीतपाल सिंह पन्नू जी हमारे निफा चेयरमैन हैं, उनको मैंने मैसेज किया कि सर मैं अब रेडी हूं, मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है। उसके लिए फिर मैंने अपने आप को प्रूव किया। मैंने एक छोटी सी राइड की। जैसा कि आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से आपको पता लगा होगा कि मैं दिव्यांग हूं, मैं चल नहीं सकता, मुझे पैरों में पोलियो है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी जाना, उसके बारे में सोचना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। तो उसके लिए जो है मेरा जो सबसे बड़ा जो सपोर्टर था, या मैं ये कहूं कि जिसकी बदौलत मेरा ये जो सोच थी जो मेरी, या जो मेरा सपना था वो साकार हो पाया, वो थे हमारे निफा के चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, जिनकी बदौलत मैंने ये सफर पूरा किया। अब बात करता हूं मैं, जैसे ही मैंने उनको बताया कि सर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, निफा आपकी पूरे इंडिया में आपको फुल सपोर्ट करेगी, आप जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी शायद मुझ पे यकीन नहीं था। फिर मैंने पानीपत से जम्मू तक की एक सोलो राइड की। 3 दिन की मेरी राइड थी। राइड पूरी करने के बाद मैंने जब उसकी डिटेल मैंने निफा चेयरमैन को दी, तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप आ जाओ, हम आपका रूट प्लान बना देते हैं। और फिर मैं 2 दिन बाद उनके पास गया और मेरा रूट प्लान बन गया। मेरा रूट प्लान जो दोस्तों बना था, वो बना था सिटी टू सिटी रूट प्लान। अब सिटी टू सिटी रूट प्लान बनाने से क्या फायदा होता है कि हम उस सिटी में अपने कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपका सिटी टू सिटी रूट प्लान है तो आप उस सिटी में अपने कॉन्टैक्ट बना सकते हो, ताकि आप जाओ तो आपको वहां पे 4 लोग मिलने वाले हों। और यही मेरा उद्देश्य था दोस्तों। मेरी जो राइड थी वो दिव्यांगों को मोटिवेट करने के लिए थी, ताकि वो घर से निकले। और ऐसा हुआ भी। राइड पूरी होने के बाद बहुत से दिव्यांग मुझसे मिले। कुछ दिव्यांग ऐसे भी हैं जो आज राइड कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं। दिव्यांग राइडर हैं, बहुत सारे हैं, दिल्ली एनसीआर में हैं, पूरे भारत में हैं, लंबी लंबी राइड कर रहे हैं आजकल वो। तो दोस्तों प्रीतपाल सिंह पन्नू जी ने मेरा रूट प्लान बनाया। 28 दिन का मेरा रूट प्लान था। और मेरी कंफर्टेबिलिटी को देखते हुए कि मुझे एक दिन ज्यादा चलना है तो अगले दिन मुझे कम चलना है, तीसरे दिन फिर मुझे ज्यादा चलना है, चौथे दिन फिर कम चलना है। तो हमने जो डिस्टेंस था 9000 किलोमीटर का, वो एवरेज मेरा जो पड़ा वो 300 किलोमीटर पर डे पड़ा। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी थे मुझे 500 किलोमीटर एक दिन में चलना पड़ा, तो कुछ दिन ऐसे थे कि मुझे 700 किलोमीटर भी एक दिन में चलना पड़ा, और कुछ दिन ऐसे भी थे कि मुझे 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर एक दिन में चलना पड़ा। मेरा जो पहला ही दिन था पानीपत से जम्मू तक का था। जम्मू में मुझे सेवी भाई मिले, जिन्होंने बड़ा सम्मान किया मेरा। पूरे जम्मू के जो राइडर ग्रुप है, राइडर क्लब है, उन्होंने सभी को बुलाया और सभी का बहुत मेरा जो पहला दिन था, मुझे पानीपत से जम्मू जाना था। जम्मू पानीपत जो मेरा पहला दिन था दोस्तों, वो था पानीपत से जम्मू तक का। जम्मू में मुझे रुकना था सैबी भाई के पास, सैबी भाई सैबी टोल के पास, जहां मुझे अपना टोल अदा करना था और एक नाइट मुझे उनके साथ बितानी थी। तो मैं तकरीबन 9 बजे में उनके पास पहुंचा। और उस दौरान मुझे जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे सीखने को मिली, जो मुझे समझने को मिली, वो थी दोस्तों सूर्य की रोशनी। अब आप कहोगे सूर्य की रोशनी से क्या सीखा? दोस्तों ये होता है कि जब हम पानीपत अब दोस्तों सूर्य की रोशनी से हम क्या सीखते हैं? तो दोस्तों सीखने वाली चीज ये होती है कि जैसे ही हमारे सर के ऊपर सूरज की रोशनी जब सीधी पड़ती है तो हमें सामने से दिखना बंद हो जाता है। और यही हमारे साथ होता है जब भी हम जम्मू जाते हैं। जैसे ही पठानकोट से आगे निकलते हैं, जैसे ही हम जम्मू में एंटर करते हैं, तो सूर्य जो होता है वो हमारे बिल्कुल आंखों के सामने होता है और हमारी स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है।
उसमें बड़े ध्यान से, बड़े संभल कर गाड़ी चलानी पड़ती है। मैं रात को 9 बजे सैवी भाई के पास पहुंचा और अगले दिन मुझे जाना था फिर जम्मू। मैं रात को 9 बजे सैवी भाई के पास पहुंचा और उनके पास मुझे रेस्ट करने के बाद जो मेरा अगला जो स्टॉपेज था वो था मेरा कश्मीर। कश्मीर में मुझे LIC गेस्ट हाउस में रुकना था, क्योंकि मैंने पहले से ही सिटी टू सिटी प्लान बनाया हुआ था। तो इसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि जिस भी शहर में मुझे रुकना था वहां पे मैंने पहले से ही फेसबुक से लिंक ढूंढ करके, निफा के जरिए, अन्य संस्थाओं के जरिए, राइडर्स के जरिए मैंने हर शहर में अपने दोस्तों बना लिए थे। मैंने हर शहर में कुछ ऐसे लोग ढूंढ लिए थे जिनसे मैं उनके शहर में जाकर के मिल सकता था। तो दोस्तों दूसरे दिन का मेरा जो सफर था वो पहाड़ों के बीच से होता हुआ गया। एक बार पहाड़ के ऊपर चढ़ना, एक बार फिर नीचे उतरना, कभी ठंड लगती, कभी गर्मी लगती। और मजे की बात दोस्तों मैं बताता हूं, 2018 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं हटी थी। उस टाइम जैसे ही मैं जम्मू से कश्मीर में एंटर की थी, जैसे ही मैंने एंट्री ली, वहां पे बाइक पे जो मेरा भारत का जो झंडा लगा हुआ था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, वो वहां पे हटवा दिया गया था, क्योंकि सेफ्टी रीजन की वजह से वहां पे तिरंगा झंडा फहराने की परमिशन नहीं थी। ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज थी, बहुत मुश्किल थी, या कि अपने ही देश में कोई ऐसी भी जगह है जहां पे हम अपना झंडा नहीं फहरा सकते। पहली बार मैंने कोई ऐसा शहर देखा था। तो उसके बाद मैं रात को 7 बजे कश्मीर पहुंच गया। LIC गेस्ट हाउस में मेरा अच्छा स्वागत हुआ और उसके बाद मेरा अगले दिन का जो सफर था वो कश्मीर से पठानकोट तक का था, क्योंकि एक दिन पहले मैं उसी रास्ते से गया था और अब मुझे उसी रास्ते से वापस आना था। तो आज मेरे जो स्पीड थी वो मेंटेन थी। पहले दिन की अपेक्षा अब मैं अच्छा कर रहा था, क्योंकि जो रास्ता मैं पहले देख चुका था अब मुझे वापस भी उसी रास्ते से आना था। कश्मीर से सुबह निकला तो वहां का नजारा देखने लायक था, क्योंकि पूरी मिलिट्री सड़कों पे थी। सड़क को अच्छे से चेक किया गया, उसके बाद पब्लिक के लिए सड़क को खोला गया था। तो तीसरे दिन में जो है कश्मीर से पठानकोट में रुका। पठानकोट के बाद मेरा अगला स्टॉपेज करनाल में था। करनाल से फिर मैं आगरा गया, आगरा से फिर ललितपुर, ललितपुर से जंगल के रास्ते से होता हुआ। मेरे जीवन का ये पहला अनुभव था कि मुझे 8 घंटे बाइक लगातार जंगलों के बीच से चलानी पड़ी और मैं पहुंचा नागपुर। नागपुर में रुकने के बाद फिर फुल डे रेस्ट किया और नागपुर में मैंने बाइक की सर्विस करवाई। नागपुर से फिर नांदेड़ और नांदेड़ से फिर हैदराबाद, हैदराबाद से दोस्तों ओंगलो और ओंगलो से चेन्नई। अब मैं पहुंच गया था दोस्तों चेन्नई में, जो कि कोस्टल एरिया है, समुद्र से लगता एरिया है। उस एरिया की खास बात थी कि वहां की जो हवा थी, उस हवा में भी मछलियों की महक थी जो इरिटेटिंग थी। दोस्तों जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए नॉनवेज की जो महक है वो बड़ी बेकार होती है दोस्तों, और सहन नहीं कर पाते कुछ लोग। और यही मेरे साथ हुआ था कि मेरी तबीयत जो है जवाब देने लग गई थी। लेकिन जैसे ही मैं चेन्नई में पहुंचा, वहां गुरुद्वारे में मैं रुका, वहां का सादा खाना जो मैंने खाया उससे बहुत रिलैक्स मुझे मिला और किसी तरीके से मैंने वहां पे रात बिताई। और अगले दिन फिर जो है मैं चेन्नई से पुडुचेरी, और पुडुचेरी से दोस्तों फिर मैं सीधा गया मदुरई। मदुरई में रुकने के बाद फिर मुझे कन्याकुमारी जाना था। तो दोस्तों लगभग 13 से 14 दिन सफर करने के बाद आज मैं अपनी मंजिल पर था, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में एक चैन की सांस ली। आज मैं अपना सपना पूरा कर चुका था दोस्तों। और इसी वक्त मुझे एक बात और समझ में आई थी कि दोस्तों जितना खूबसूरत सफर होता है उतनी खूबसूरत मंजिल नहीं होती। हमारी लाइफ भी ऐसी है दोस्तों कि जितनी खूबसूरत हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं उतनी खूबसूरत हमारी एंडिंग कभी नहीं होती। और यही बात आज मेरी समझ में आई थी कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी मेरा जो एक सपना था,
मैं बहुत ये सोचता था कि मैं कन्याकुमारी जाऊंगा तो मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा, लेकिन जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा तब मुझे ये चीज समझ में आई कि जितना खूबसूरत मेरा सफर रहा है उतनी खूबसूरत मंजिल नहीं है। तो दोस्तों हम मंजिल के पीछे जरूर भागते हैं, लेकिन मंजिल इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी खूबसूरत हमारी जर्नी होती है, जितना खूबसूरत हमारा सफर होता है। तो कन्याकुमारी में रात बिताने के बाद फिर अगले दिन मैं वापस आया कोच्चि, कोच्चि से कोल्हापुर, कोल्हापुर से फिर पुणे, पुणे से मुंबई, मुंबई से गोवा, गोवा से दमन, दमन से फिर वडोदरा, वडोदरा से माउंट आबू, माउंट आबू से जयपुर, जयपुर में फिर मैंने 1 डे स्टे लिया। इससे पहले मैंने गोवा में 1 दिन का स्टे लिया था। गोवा के जो पहाड़ है दोस्तों, जो खूबसूरती है और जो जंगल है, मुझे वहां के बीच से ज्यादा जो खूबसूरत लगे थे वहां के वो जंगल लगे थे। दोस्तों गोवा की जो खूबसूरती है वहां के बीच में नहीं, वहां के जंगलों में है। कभी आप दोबारा गोवा जाओ तो वहां के जंगलों को महसूस करके देखना, जो हरियाली है, जो बनावट है, जो सड़कों की बनावट है, जो पहाड़ों को जंगलों को चीरते हुए जो सड़कें हैं दोस्तों, जो खूबसूरती उन सड़कों की है वो खूबसूरती मुझे वहां के बीच पे नजर नहीं आई। उसके बाद मेरा फुल डे स्टे मेरा अगला जयपुर में था। जयपुर के प्राचीन राजाओं महाराजाओं के जो भवन है वहां मेरा सफर रहा। और उसके बाद फिर जयपुर के बाद फिर मेरा दिल्ली इग्नू में, इग्नू यूनिवर्सिटी में मेरा जो है स्वागत किया गया, और मेरा नाइट स्टे जो है वो पंजाब भवन दिल्ली में था। और फिर घूम फिर करके मैं अपने उसी मुकाम पर आया जहां से मैंने सफर शुरू किया था। तो दोस्तों दिल्ली से फिर जो है मैं 23 मई को पानीपत आ गया था। तो इस पूरे सफर में ये मेरा लगभग 28 दिन का सफर था, और इस 28 दिन के सफर में जो मजा मुझे सफर में आया वो मजा मुझे मंजिल में नहीं आया। तो दोस्तों मैंने अपना अनुभव किया कि, तो दोस्तों आज मैंने आपको बड़े ही शॉर्ट में बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की राइड मैंने कैसे की। और इस दौरान मुझे जो प्रॉब्लम आई, मेरी बाइक खराब हुई, मेरी बाइक का पेट्रोल टैंक लीक हुआ, क्लच प्लेट डैमेज हुई, टायर पंचर हुआ, बहुत से काम मुझे ऐसे भी करवाने पड़े कि 100 रुपए का काम मुझे 500 रुपए में करवाना पड़ा, और 500 रुपए के काम के लिए मुझे 2000 रुपए भी देने पड़े। तो दोस्तों सफर में ये चीजें वाजिब है और ऐसा हमारे साथ होता भी है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने आपको जो चीजें बताई हैं ये हमने किसी से सुन के या कहीं पढ़ के नहीं बताई है दोस्तों, ये मेरा अपना जो निजी अनुभव रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी राइड का, मैंने आप लोगों के बीच में वो साझा किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, अगर आप भी कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहते हो, आपका सपना है भारत को देखना, कश्मीर से कन्याकुमारी जाना, तो दोस्तों सबसे जरूरी है आपका मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो फिजिक्स आपका साथ देगी। अगर दोस्तों आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आपका शरीर भी आपका साथ देगा। अगर दोस्तों आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आपका एटमॉस्फेयर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो सब आपका साथ देंगे दोस्तों। और लास्ट में मैं कहूंगा कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको आपकी मंजिल पे जाने से रोक सके। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं, उसकी तैयारी कैसे करें, और मैंने अपना अनुभव भी आप लोगों के बीच साझा किया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना, और स्पेशली उन लोगों को जरूर शेयर करना जो लोग कश्मीर से कन्याकुमारी का सपना तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों अगर मैं दिव्यांग होके ये सपना पूरा कर सकता हूं तो आप सामान्य होकर के ये सपना पूरा क्यों नहीं कर सकते? जरा सोच के देखो दोस्तों कि एक दिव्यांग व्यक्ति अगर ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो लेकर के जल्दी आप लोगों के बीच आऊंगा। दोस्तों कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।